हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटा, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉन्टीन्यूटी में है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एब ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में डन करा था आपका एक कंसेप्ट जिसका नाम था डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि अंग्रेज सरकार के दौरान जो थी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी एक कंट्री की। आज बेटा हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि काम की क्या हालत थी आज़ादी के टाइम। देखो बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखो आगे क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी गई है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। एक तो प्राइमरी सेक्टर में रखे गए हैं लोग, दूसरे सेकेंडरी सेक्टर में रखे गए हैं और तीसरे जो है टर्शरी सेक्टर में रखे गए हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं आपको इस टेबल के बारे में समझाऊं, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में उन लोगों को रखा गया है जो खेती से रिलेटेड काम करते हैं। किससे रिलेटेड काम करते हैं? खेती से रिलेटेड जो काम करते हैं उनको प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है। अब प्राइमरी सेक्टर में देखो जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में टोटल एग्रीकल्चर में आज़ादी के टाइम 72.7% लोग काम करते थे। खेती में टोटल 72.7% जो लोग थे ना वो काम करते थे। इसको याद रखना, पॉइंट आगे काम आएंगे आपके। एग्रीकल्चर, अब जो खेती है, खेती में भी कई तरह के काम होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अकेला खेती करना ही एग्रीकल्चर होता है, खेती करना ही प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर में ये 4 चीज़ें रखी गई। देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर, जो लोग खेती करते थे उनको भी प्राइमरी सेक्टर में रखा गया, और 50% लोग ऐसे थे जो सिर्फ खेती का काम करते थे। एग्रीकल्चर लेबर यानी कि जो दूसरे के खेतों में काम करते थे उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर लेबर। वो 19.7% लोग ऐसे थे जो दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। फॉरेस्ट्री, फिशर कहने के आ गया, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, जो ना मतलब कि नर्सरी वगैरह होती थी जब जो जानवर पालते थे, ऐसे जो फिर पेड़ काटने का काम करते थे वो टोटल 2.5% लोग थे। माइनिंग, जो खुदाई वगैरह का काम करते थे वो 0.6% लोग थे। ठीक है, तो इस तरीके से 72.7% लोग थे जो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे, और इनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। आगे जो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी गई है। स्मॉल यानी कि छोटे लेवल की, लार्ज यानी कि बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी है। और सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% लोग काम करते थे। सेकेंडरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम करते थे? 10.1% लोग काम करते थे। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटे लेवल के बड़े लेवल के इंडस्ट्रीज थी, उसमें 9% लोग काम करते थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग को बनाने वाले जो थे 1.1% लोग थे। ठीक है, बिल्डिंग को बनाने वाले लोग टोटल कितने लोग थे? 1.1% लोग थे। आगे है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, व्यापार एंड बिजनेस, इसमें 5.2% लोग लगे हुए थे। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है, जैसे हमने सुना नहीं हुआ, इसने अपने 2 ट्रक डाल रखे हैं, 2 बसेस डाल रखी हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज का मीनिंग है गोडाउन वगैरह का काम। कम्युनिकेशन का मीनिंग है सोशल मीडिया का काम, संचार के साधनों का काम। उसमें 1.54% लोग लगे हुए थे। जो अदर सर्विस हो गई, जैसे डॉक्टरी हो गई, जैसे टीचिंग हो गई, उसमें 10.6% लोग लगे हुए थे। तो अब देखो, आपने एक चीज़ नोट करी, किसी भी सेक्टर की ग्रोथ इक्वल नहीं हो रही। किसी सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की फिर से ज़्यादा है, मतलब कोई भी सेक्टर प्रॉपर नहीं है। और सेक्टर के अंदर देखो काम करने वाले, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 1.1% लोग काम कर रहे हैं, माइनिंग में 0.6% लोग काम कर रहे हैं, मतलब कुछ है ही नहीं। लोग कुछ काम जो है ढंग का वो हो ही नहीं रहा है ना, तो इससे क्या था, नुकसान ही होगा फिर हमारी इकोनॉमी को। अब देखो बेटा, इसमें क्या है, अगर हम इसमें बात करें, आगे है एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ये जो हमने टेबल पढ़ा है ना, हम इस टेबल के आधार पर ये 3 पॉइंट का रिजल्ट निकाल रहे हैं। पहला क्या है, एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। पहले ज़माने में क्या था कि जो खेती थी वो ऑक्यूपेशन यानी कि काम का सबसे बड़ा साधन हुआ करता था, प्रिंसिपल सोर्स हुआ था।
ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम, अबाउट 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि 72.7% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर का काम करती थी। कितने? 72.7% जो लोग थे ना वो एग्रीकल्चर का काम करते थे, हमें दिख रहा है। यानी कि सबसे मेन जो साधन था लोगों के कमाने का वो एग्रीकल्चर ही हुआ करती थी। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इज मस्ट देन इन एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बाकी कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा लोग खेती नहीं करते थे जितने ज़्यादा हमारी कंट्री में करते थे। जैसे उसने एग्जांपल ली, इंग्लैंड में सिर्फ और अमेरिका में 2% लोग खेती करते हैं, और जापान की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 12% लोग खेती करते हैं। अगर जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 4% लोग खेती करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा खेती हमारे देश के लोग करते थे, फिर भी वो बैकवर्ड थी हमारी इकोनॉमी, वो कोई ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमी नहीं मानी जाती थी। आगे बेटा है नंबर 2 के ऊपर, इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्री जो है उसको इनसिग्निफिकेंट का मीनिंग है वो काम के नज़रिए से उसको सही नहीं थी, वो मतलब कि एक ना उभर के नहीं आई, काम के तौर पर उभर के नहीं आई वो चीज़ इंडस्ट्री। तो आगे ऑन द एग ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम, बेयरली 9% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि 9% काम करने वाली जनसंख्या में से 9% जो थे इंडिया में वो इंगेज थे कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनाने का काम है वो सिर्फ 9% लोग किया करते थे। एज अगेंस्ट इट, और इसके उल्टा हम बात करें तो 32% लोग यूएसए में ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, 42% लोग इंग्लैंड में हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, और 39% लोग जापान में इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो आगे है बेटा अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड का ग्रोथ का मीनिंग है कि हमें दिख रहा है कि किसी भी सेक्टर की जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, किसी की ग्रोथ कम है तो किसी की ग्रोथ ज़्यादा है, इसमें यही बोला गया है। चलो बेटा आज हम 8th में पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द एज ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के टाइम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी क्या हालत थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है? पावर रिसोर्सेज आ जाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आ जाती है, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले है इकोनॉमिक चेंज। कौन सा चेंज? इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंज में कौन कौन से साधन आ गए? लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गए, कम्युनिकेशन आ गया, बैंकिंग आ गया, पावर आ गया एंड एनर्जी आ गया। लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के साधनों की तरह कम्युनिकेशन, बैंकिंग, अब ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या था, लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं था, उनके पास एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, उनके पास पैसे जमा करने के लिए कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था। वो घड़े में पैसे दबा के मिट्टी के नीचे दबा दिया करते थे या दूसरों को दे दिया करते थे और लिखती प्रमाण नहीं लिया करते थे, फिर उनके पैसे जो थे वो दूसरा बंदा दब जाता था। आगे सोशल चेंज लाइक ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। सोशल चेंज में हमें क्या देखने को मिला? एजुकेशन बढ़ने लगी, लोग अपने गर्ल्स को पढ़ाने लगे, हेल्थ को लेकर लोग कॉन्शियस होने लगे, डॉक्टर सर्विसेज हमें मिलने लगी, हमारे लिए हॉस्पिटल्स खुल गए, हाउसिंग फैसिलिटीज, लोगों के पास अच्छे अच्छे घर हैं, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। आगे देखो बेटा, आगे जो है आपका द स्टेट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द एज ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर हम आज़ादी के टाइम की बात करें तो आज़ादी के टाइम के ऊपर हमें ये चीज़ें देखने को मिली। और रेलवेज वर डिवेल्प्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। ये देखो रेलवे को बनाया गया ट्रांसपोर्टेशन का साधन सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि सामान इंडिया के मार्केट में उतारा जा सके, और इसका एम यही था कि अंग्रेज सरकार ने अपनी मार्केट बढ़ानी थी। उसको ये मतलब नहीं था इससे इंडिया के लोगों को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, उसको तो सिर्फ इस चीज़ का फ़ायदा था कि हाँ हमने मार्केट बढ़ानी है अपनी। Ports were developed to handle export of raw material to Britain and import of finished goods from Britain। वही चीज़ रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से बाहर जाता और वहाँ से तैयार माल हमारी कंट्री में आता। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। कानूनी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए पोस्ट यानी कि डाक और जो टेलीग्राफ्स हैं उसका जो है यूज़ किया गया। रोड्स वर डेवलप टू
रोड्स बनाए अंग्रेज सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, उन्होंने किसी दूसरे का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये आज़ादी के टाइम की हालत थी, ठीक है, मतलब कुछ कुल मिला के कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आगे है वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या इंडिया में ब्रिटिश रूल का आना एक अच्छी बात थी? सर्टनली नोट, अगर हम बात करें तो ये अच्छी बात तो नहीं थी। इफ़ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इज स्टडीड विद रेफरेंस, अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें, टू मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव क्या था, द मोटिव वॉज क्लियर एंड फोकस्ड, हमें मोटिव साफ साफ दिखता है। क्या दिखता है? कि उन्होंने हमारी इकोनॉमी का शोषण करके अपनी खुद की इकोनॉमी को कैसे चमकाया, है ना, ये हमें दिखता है। तो देखो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कमर्शियल लुक ऑफ द फार्मर, यानी कि फार्मर को कमर्शियल लुक दी। कमर्शियल लुक का मीनिंग क्या है? उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट थे। इसमें सबसे पहले था कि जो किसान थे, जो अपना उनको ना मजबूर किया गया कि आप जो अपना खाने के लिए रखते हो ना, सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हो, वो भी हमें बेच दो। तो फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन, जबरदस्ती करी गई उनको अपना बिजनेस, उनको अपनी फसल बेचने के लिए। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल, एक्सपोज्ड फॉर सब्सिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। ये देखो मार्केट उनके लिए सही नहीं थी, उनको जबरदस्ती करी गई कि आप अपनी चीजें मार्केट में बेचो। ट्रू, बट इट इज आल्सो लेट ग्रेजुअल चेंज टू, पर हाँ ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ आजकल के हिसाब से देखें तो हम अच्छी है, क्योंकि किसानों को उगाना चाहिए, इससे उनको पैसा भी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उनके सेल्फ कंजम्पशन का साधन भी खत्म कर दिया जाए। तो आगे है न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो रोजगार है उसकी नई नई अपॉर्चुनिटीज लोगों को दी गई, जैसे रेलवेज हैं, रोडवेज हैं, ये बना दिए गए, वहाँ पे लोगों को काम दिया गया। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, फेमाइन का मीनिंग क्या है? जो खुदाई चलती ना हीरों की या फिर फूड ग्रेन की, है ना, इसके ऊपर जो है उसने अंग्रेज सरकार ने अपना कर्जा कर रखा था। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, पैसा चलाया, पैसे से लोगों का शोषण करा गया, लेबर जो है उसके बदले में लोगों को पैसा दिया जाता था। बड़े लेवल के ऊपर जो प्रोडक्शन करी जाती थी वहाँ पे स्पेशलाइजेशन बढ़ा दी गई मनी की। बार्टर सिस्टम खत्म कर दिया गया, है ना। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोगों के लिए कानून अच्छे लेके आए। मतलब बात सीधी सी है, फिर थोड़ा थोड़ा सा तो हमें फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसका फ़ायदा लोगों को दिया नहीं, बल्कि लोगों को उसका नुकसान ही दिया, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर इस वीडियो में डन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा जी।